नमस्कार दोस्तों, के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और अपने इस भाग में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की। जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन आता है? अंग्रेजी आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन हमारा आता है, किस तरीके से हमारा स्वतंत्रता संघर्ष चला और किस तरीके से हम महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, इन सब लोगों के बारे में, और कई सारे एक्ट अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे, उनका कुछ इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। तो हम उनको ही इस पार्ट में अपने करेंगे और हम इसको बहुत ही बेसिक से करते जाएंगे और शुरू से हम इसको स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ से इस यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। क्या सिर्फ अंग्रेजी ऐसी कंपनी थी कि भारत में आई थी, और अगर अंग्रेज कंपनी के अलावा और भी कंपनी आई थी तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि दूसरी कंपनियाँ यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाई? अगर दूसरी कंपनियां यहाँ पे आई तो वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाई? और अगर वो उनमें अंग्रेज़ों का क्या रोल रहा, भारतीयों की क्या उस समय दशा थी, भारतीयों की क्या सोच थी जिस कारण से अंग्रेज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश होते चले गए। उस समय मुग़ल एम्पायर भी हुआ करता था, लेकिन मुग़ल एम्पायर कुछ भी नहीं कर सका, इसका क्या कारण था? साथ ही कई क्षेत्रीय राज्य बन चुके थे इस समय, मराठा, सिंध, मैसूर, इस तरीके के कई क्षेत्रीय राज्यों का भी उस समय अभ्युदय हो चुका था, इनका भी प्रभाव था। तो इन सभी को एक एक करके हम इस पार्ट में अपने करेंगे आधुनिक भारत में, और इसमें हम बहुत ही बेसिक से करेंगे, इसलिए आप स्टार्टिंग से नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्रॉपर वे में। एक मॉडर्न इंडिया का सेपरेट नोट बनाइए और वहाँ से स्टार्ट करिए। तो आइए हम आज शुरू करते हैं सबसे पहले आधुनिक भारत, और इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। तो अगर हम बात करते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, तो सबसे पहले हमको क्या देखना होगा कि किस कारण से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम उन कारणों को समझेंगे कि क्या कारण थे कि यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकृष्ट हुई, और भारत की ओर अगर आकर्षित हुई तो किस तरीके से वो भारत पहुंची। और अक्सर एक शब्द सुनने को मिलता है, भारत की खोज हुई, भारत की खोज इसने की, भारत की खोज उसने की, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, इस तरीके की बातें हम सुनने को आते हैं। वास्को दी गामा ने भारत की खोज की थी, ये सब। तो क्या वास्को दी गामा से के भारत आने से पहले भारत था ही नहीं? अगर भारत पहले था ही नहीं तो भाई प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास वगैरह हम क्या पढ़ते हैं? जो अगर कहीं भारत था ही नहीं तो ये सब क्या चीज़ें हैं? तो इस खोज शब्द का क्या मतलब है, जो हमको शुरू से पढ़ाया जाता है और हम ध्यान नहीं देते हैं कि इस खोज का आखिर मतलब क्या है। हम सोचते हैं कि भारत तभी हुआ, बचपन में तो यही लोग सोचते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन देखेंगे, और उसके लिए हम सबसे पहले क्या जाएंगे, बेसिक में जाएंगे कि किस कारण से भारत में इन यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो आइए शुरू करते हैं हम के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, यूरोपीय कंपनियों का, यूरोपियन कंपनीज का, कंपनियों का भारत आगमन। और इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे इन कंपनियों का बैकग्राउंड क्या था, किस कारण से ये आई थी, इनके कारणों को हम जानने का प्रयास करेंगे। और इनके कारण में हम सबसे पहले जो पहला एक मेन कारण था वो था यूरोपीय वाणिज्य का उदय, यूरोपीय वाणिज्य का उदय, यूरोपीय वाणिज्य का उदय। और हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यूरोपीय वाणिज्य के उदय से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, यूरोपीय वाणिज्य का उदय। आइए शुरू करते हैं यूरोपीय वाणिज्य का उदय। यूरोपीय वाणिज्य का उदय, इसमें हम क्या क्या देखेंगे? पहले तो हम इसमें हम देखेंगे
कि क्या परिस्थितियाँ थी कि यूरोप में वाणिज्यवाद का उदय हुआ, और ये वाणिज्यवाद का सिद्धांत क्या है, वाणिज्यवाद का सिद्धांत क्या है, और किस तरीके से यूरोप में ये वाणिज्यवाद का उदय हुआ, और यूरोप में जो औद्योगिकरण हुआ उसका क्या प्रभाव रहा, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अगर हम जैसे बात करते हैं यूरोप से व्यापार की, अगर हम यूरोप से व्यापार की भारत की शुरुआत करते हैं, किसकी, व्यापार की, तो प्राचीन काल से ही भारत का यूरोपीय देशों से व्यापारिक संबंध हुआ करता था। प्राचीन काल से भारत का व्यापारिक संबंध किससे था, से ही व्यापारिक संबंध था। जैसा सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह में भी हमने देखा कि उस समय भी क्या भारत से, जैसे लोथल वगैरह में क्या है, पत्तन वगैरह पाए गए थे, सील वगैरह जो अन्य सभ्यताएं थी, वहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, यहाँ पे भारतीय सील भी मिली हुई है, जिससे पता चलता है कि वहाँ को व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो प्राचीन काल से भारत के व्यापारिक संबंध हुआ करते थे बाहर के देशों से, यूरोप वगैरह से। तो ठीक है, यहाँ तक तो था। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ उस समय प्राचीन, जब हम आधुनिक भारत में धीरे धीरे पहुँचते हैं, तो एक साम्राज्य हुआ करता है वहाँ पे, रोमन एम्पायर। इसके बारे में अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हम विश्व इतिहास में जब जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे हमको बेसिक से हमारा काम चल जाएगा। इस समय हुआ करता था यूरोप में रोमन एम्पायर, और ये जो रोमन एम्पायर था वो, अगर हम जैसे ये नॉर्थ, नीचे क्या होगा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो अगर इस तरीके से देखें तो ये रोमन एम्पायर दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी रोमन एम्पायर और पूर्वी रोमन एम्पायर, पश्चिमी और पूर्वी रोमन एम्पायर। तो कई ऐसी परिस्थितियां हुआ करती थी जिस कारण से अक्सर इन साम्राज्यों पर दूसरे जो देशों के साम्राज्य हुआ करते थे उनका अटैक हुआ करता था। तो ये अक्सर चलता था। इसके कई कारण हुआ करते थे, जो कारण थे उनको हम विश्व इतिहास में देखेंगे। फिलहाल बस इतना ही कि कई कारणों से यहाँ पे अक्सर अटैक हुआ करता था। तो और मेनली इसमें जो अटैक होता था वो जर्मनी करता था। तो इसने क्या किया था, ऑलमोस्ट एक समय पे इस पूर्वी रोमन एम्पायर का जो था वो पूरी तरह से इसने तहस-नहस कर दिया इसको। तो भारत से यूरोप को क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। अगर मान लीजिए कई जगहों पे जा रहा है और एक A, B, C कई क्षेत्रों को जा रहा है, तो अगर ए को ही ख़त्म कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं तो व्यापार प्रभावित होगा ही, कहीं ना कहीं व्यापार प्रभावित होगा, क्योंकि अगर वहाँ का बाजार तो हो गया, ऑलमोस्ट समाप्त ही हो गया। तो इस कारण से जो जब पूर्वी रोमन एम्पायर समाप्त हुआ तो इससे क्या हुआ कि भारत का जो व्यापार था वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ। व्यापार चलता रहा बट ऐसा नहीं था कि व्यापार ख़त्म हो गया था, लेकिन प्रभावित तो हुआ ही। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ से क्या हुआ कि जो भारत से यूरोपीय देशों को व्यापार होता था वो प्रभावित होना शुरू हो गया। उसके बाद जब हम 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद आसपास चलते हैं तो जो अरेबियन और ऑटोमन एम्पायर थे, अरेबियन और ऑटोमन एम्पायर जो हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया कि जो पश्चिमी यूरोप को, पश्चिमी रोमन साम्राज्य को जो व्यापार हुआ करता था उसको भी प्रभावित कर दिया, उसको भी क्या किया, प्रभावित कर दिया। इन्होंने क्या किया कि जो मार्ग वगैरह थे उस पर एक तरह से इन्होंने धीरे धीरे एक अधिकार स्थापित किया अपना, और एक तरह से ये क्या थे, ये अरेबियन ऑटोमन एम्पायर के लोग, ये एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगे। ये क्या करे, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगे। ठीक है, मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगे ये लोग। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया था कि ये जो व्यापारिक मार्ग थे उन पर एकाधिकार करना चालू किया, और एकाधिकार चालू करने के बाद में क्या किया कि ये मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगे। अब मान लीजिए जैसे ये कोई स्थान है, प्लेस 1 है और ये प्लेस 2 है, ठीक है, और इनके बीच में ये मार्ग है, ये पाथ है जहाँ से इनका व्यापार वगैरह होता है। तो इसी जो पाथ था, जो मार्ग था, इस पे इन्होंने धीरे धीरे एकाधिकार अपना चालू किया। तो बीच में अब क्या हुआ कि ये लोग आ गए, बीच में ये
अरेबियन ऑटोमन एम्पायर के लोग आ गए। तो अब इन्होंने क्या किया कि ये जो थे, मान लीजिए ये अगर इंडिया है, ये इंडिया है, भारत है, और ये यूरोप है, तो ये अब बीच में आ गए। तो ये क्या करते थे, अब ये भारत से सामान खरीदने लगे, ये खुद भारत से सामान खरीदने लगे, और उसके बाद में यहाँ पे यूरोप में बेचने लगे। और ये जो अरेबियन व्यापारी वगैरह हुए थे, ये काफ़ी, ये भी धनी वर्ग के थे, ये अरेबियन व्यापारी भी काफ़ी धनी वर्ग के थे, ठीक है। तो और ये बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे, और जब रास्तों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, रास्तों पर तो कब्जा किया ही, रास्तों पर तो इन्होंने कब्जा किया ही, साथ में ये भारतीय तटों पर भी आकर बस गए, साथ में ये भारतीय तटों पर भी आकर बसने लगे, भारतीय तटों पर भी आके बसे, भारतीय तटों पर भी बस गए। तो जब भारतीय तटों पर भी बस गए, तो और भी इनका भारतीयों से प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि यहीं पे आ गए थे। ये अच्छा खासा धन भी भारतीयों को दिया करते थे, जिससे कि क्या करते थे, ये भारतीयों के सामान को खरीद लेते थे, भारतीयों को सामान को खरीद लेते, सामान खरीद लेते और उसको यूरोप में बेचते, यूरोप में खरीद के यूरोप में बेचते, और ये एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगे, यूरोप में बेचते और मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए लाभ कमाते थे, ठीक है। और इस तरीके से चलता रहा थोड़े दिनों समय तक, और लगभग 1453 ईस्वी तक, 1453 ईस्वी तक, ठीक है, इस ऑटोमन एम्पायर ने ट्रेडमार्क पर पूरा नियंत्रण कर लिया। ऑटोमन एम्पायर ने इस ट्रेडमार्क पर पूरा नियंत्रण, ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया, ये जो व्यापारिक मार्ग था, ट्रेड रूट था, ट्रेड मार्ग था, उस पर पूरा ही नियंत्रण स्थापित कर लिया, पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो जब पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो यूरोपीय देशों से, इससे पहले तक थोड़ा बहुत किसी तरह से व्यापार तो हो जाता था, लेकिन अब क्या था, ऑटोमन एम्पायर से जब पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो यूरोप के जो देश थे उनमें थोड़ी सी खलबली मच गई कि भाई अब क्या किया जाए, और वहाँ से अच्छा खासा व्यापार होता था और उनको लाभ भी हुआ करता था। साथ ही इस समय क्या था, जो वाणिज्यवाद की विचारधारा थी, उसने भी वहाँ पे यूरोप में जन्म ले लिया था, वाणिज्यवाद की विचारधारा में भी जन्म ले लिया था, पुनर्जागरण भी शुरू हो चुका था वहाँ पे, जिसका भी इम्पैक्ट इन सब चीज़ों पे पड़ रहा था। ये वाणिज्यवाद और जो औद्योगिकरण है उसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन इनका भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो इस तरीके से चल रहा था, और ऑटोमन एम्पायर एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। तो अगर हम यूरोप में बात करते हैं, अब हम थोड़ा सा यूरोप में ही अगर हम पर्टिकुलर बात कर देते हैं, तो यूरोप में ही एक था वेनिस, ठीक है। और यहाँ के जो व्यापारी थे, यहाँ के जो व्यापारी थे, ये क्या करते थे, ये ऑटोमन और दूसरा अरेबियन के जो व्यापारी वगैरह हुआ करते थे, इनसे सामान खरीदते थे, ये सामान खरीदते थे, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, इसको आप प्रॉपर वे में धीरे धीरे नोट्स जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा। अभी हमने क्या देखा था कि ये अगर प्लेस 1 है, ये प्लेस 2 है, और बीच में क्या है, जो अरेबियन और ऑटोमन के व्यापारी हुआ करते थे, ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। तो ये क्या करते थे, अब यहाँ से लाते सामान खरीद के और यहाँ को ये बेचते, ठीक है, यहाँ से खरीदते और यहाँ पे बेचते। तो ये बेचते किसको थे, ये खरीदना चालू किया इन वेनिस के व्यापारियों ने, ठीक है। ये वेनिस के व्यापारी जो थे, इन्होंने सामान खरीदना चालू किया। अब फर्दर ये क्या करते थे, वेनिस के व्यापारी, ये यूरोप के अलग अलग देशों को बेच देते थे। ये अलग जो वेनिस व्यापारी जो थे, ये सामान को खरीद के फिर से और महंगे दामों पर अलग अलग देशों को यूरोप में बेच देते थे, देशों में बेचते, अलग अलग देशों में बेचते थे। तो एक तरह से सामान की कीमतें भी बढ़ जाती थी, और जो लाभ हुआ करता था वो यहीं के व्यापारी भी अधिकांश वर्ग कमा रहे थे। तो अलग अलग देशों में यूरोप के जो और व्यापारी थे वो भी तो लाभ कमाना चाहेंगे,
वो भी तो, उनका भी तो उद्देश्य लाभ कमाना रहेगा, लेकिन अब मार्ग तो था क्या, बंद, व्यापारिक मार्ग था बंद, और ये वेनिस के व्यापारी अधिकांश लाभ कमा ले लेते थे, जिससे कि अन्य देशों में क्या धीरे धीरे असंतोष व्याप्त होने लगा, धीरे धीरे असंतोष व्याप्त होने लगा। और जब 1453 ईस्वी के में पूरा साम्राज्य उनका एकाधिकार हो गया ऑटोमन साम्राज्य का, तो स्थितियाँ और विकट हो गई। तो जब अगर किसी देश का व्यापार बाहर से बंद हो जाए, ठीक है, एक तो क्या हुआ यहाँ पे, व्यापार तो हो गया बंद, एक डायरेक्ट व्यापार तो बंद, एक तो ये परिस्थिति हो गई। अब इसके अलावा एक दो परिस्थिति और हुई, सेकंड और थर्ड परिस्थिति और हुई। अब हम सेकंड और थर्ड परिस्थिति, पहला हमने क्या देखा अभी कि व्यापारिक मार्ग एक तरह से बंद हो गए और जो एक व्यापार खुले एकदम फ्रीली हुआ करता था उसमें बाधा आ गई। अब हम सेकंड और थर्ड कॉन्सेप्ट चलते हैं, ठीक है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं तो इस समय क्या था, वाणिज्यवाद की विचारधारा भी आई। इस समय क्या था, वाणिज्यवाद की विचारधारा ने भी जन्म लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि वाणिज्यवाद की विचारधारा क्या होती है, प्रश्न उठता है कि वाणिज्यवाद की विचारधारा क्या है, ठीक है। तो जैसे कि एक नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर हम करते हैं आर्थिक क्षेत्र को हम देखते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीन क्षेत्रों में तो बांटते हैं, इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं। प्राथमिक में कौन से आ जाते हैं, जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशु हो गया, खनन हो गया, इस तरह की चीज़ें, और इनके एप्लीकेशन से द्वितीयक आता है, शिल्प उद्योग हो गया, अलग अलग तरह के उद्योग। तो वाणिज्यवाद की एक तरह से विचारधारा में क्या है कि ये जो प्राथमिक और द्वितीयक हैं, इनसे जो लाभ मिलता है, प्राथमिक और द्वितीयक से जो लाभ मिलता है उसकी एक अपनी सीमा है, जो लाभ मिलता है उसकी एक सीमा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा लाभ नहीं मिल सकता है। और अगर और ज़्यादा लाभ चाहिए, और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो आपको थर्ड वाले पे जाना होगा, जो कि क्या है, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। और इसमें भी आपको किस में बेसिकली फोकस करना होगा, एक्सटर्नल ट्रेड पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, अगर आपको ज़्यादा लाभ चाहिए, मतलब बाह्य व्यापार पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, बाह्य व्यापार पे, ओके। तो एक्सटर्नल ट्रेड पे अगर आप जब ज़्यादा फोकस करेंगे तभी आपको ज़्यादा लाभ होगा, इस तरीके की कहानी है। तो अब क्या हो रहा था कि व्यापारिक मार्ग अगर बंद हो गए, हर चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं, आप इसको समझते चलिएगा। अगर व्यापारिक मार्ग बंद हो गया तो क्या ये बाह्य व्यापार पॉसिबल होगा क्या? अगर व्यापारिक मार्ग बंद हो गए तो क्या बाह्य व्यापार पॉसिबल होगा? आप खुद सोचिए भाई, सामान भले बना लिया आपने, अगर आपने सामान बना भी लिया और सामान आप बाहर से भी खरीदना चाहते हो, उस खरीद से ला के फिर किसी और जगह बेचना चाहते हो, तो लाने के लिए व्यापार तो चाहिए, और जो व्यापार है वो तो है बंद। तो आपका क्या होगा, ये बाह्य व्यापार प्रभावित हो गया, ये बाह्य व्यापार प्रभावित हो गया। और बाह्य व्यापार प्रभावित होने से क्या होगा, ये लाभ भी आपका क्या होगा, प्रभावित हो गया, लाभ क्या हो गया, प्रभावित हो गया। और ये वाणिज्यवाद की जो विचारधारा, ये क्या कहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए। वाणिज्यवाद की विचारधारा क्या कहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। वाणिज्यवाद की विचारधारा ये कहती है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। लेकिन जब व्यापारी प्रभावित हो गया बाय, और जो सबसे ज़्यादा लाभ का क्षेत्र हुआ करता था, तो क्या लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है, लाभ अब पॉसिबल नहीं था। तो इससे क्या हुआ, इससे भी एक असंतोष धीरे धीरे व्याप्त होने लगा। ये हमारी क्या थी, सेकंड कंडीशन थी। और फर्स्ट और सेकंड आपस में जुड़ी हुई हैं। अब थर्ड में हम पहुँचते हैं, जब हम थर्ड में जाते हैं तो थर्ड है यहाँ पे पुनर्जागरण, और मेन तो पुनर्जागरण ही है। भारत में आने का तो रीज़न पुनर्जागरण ही, आधुनिकीकरण तो बहुत बात की बात है। तो पुनर्जागरण में क्या हम देखते हैं कि जैसे उस समय क्या हुआ करता था
जो चर्च हुआ करते थे, जो चर्च हुआ करते थे, इनका लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था। ठीक है, जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था लोगों के, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि चर्च ही इनकी लाइफ को कंट्रोल भी करता था, इनकी लाइफ को कंट्रोल करते थे। इनको किस तरह से इनका सामाजिक जीवन होगा, किस तरह से इनका आर्थिक जीवन होगा, जो भी चीज़ें हों, सब एक तरह से चर्च कंट्रोल करता था। और चर्च एक तरह से क्या था, सुप्रीम था। चर्च एक तरह से सुप्रीम था। बट अगर आप एक पर्सन है ए, इसको ये बोल रहा है तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, इसको बोझ से दबाता चला जा रहा है, बोझ तरह दबता जा रहा है, बर्डन आ जा रहा है, ये बेचारा दबता चला जा रहा है, दबता चला जा रहा है, तो एक समय तो ये आएगा भैया कि अब भाई बस, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो कंडीशन तो आएगी, एक कंडीशन तो ऐसी आ जाएगी भैया तुम भाग जाओ सब लोग, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होने वाला है। तो वही कंडीशन यहाँ पे आएगी, जब चर्च का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों के लिए वो सहन कर पाना असंभव हो गया। तब तक क्या थे, कई दार्शनिक वगैरह भी आ चुके थे, कई दार्शनिक वर्ग भी आ चुके थे, और प्रिंटिंग वगैरह का भी काम शुरू हो चुका था। कई दार्शनिक वगैरह और प्रिंटिंग वर्ग का भी काम शुरू हो चुका था। औद्योगिकरण भी धीरे धीरे शुरू होता, तो प्रिंटिंग वगैरह का काम भी शुरू हो गया था। तो इन दार्शनिकों ने क्या किए, तार्किकता पे शुरू की, तार्किकता के प्रश्न उठाए। ठीक है, कि भाई अगर चर्च कुछ कह रहा है कि आप ये कार्य करो, चर्च कह रहा है कि आप ये कार्य करो, तो आखिर क्यों करें, इससे हमारा क्या लाभ होगा, क्यों करें, और हम किसी और के कहने पे क्यों करें, हमारा क्या लाभ है, इसमें क्या लाभ है। इस तरीके से इन्होंने प्रश्न करना चालू किया। चर्च के समय में बहुत सारे अंधविश्वास भी फैले हुए थे, इन अंधविश्वासों पर भी उठाना चालू किया, इन अंधविश्वासों पर भी प्रश्न उठना चालू हुआ। तो क्या हुआ, ये जो प्रश्न जब उठना जो चालू हुआ, यही एक तरह से था क्या, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण मतलब फिर से जाग जाना, क्योंकि पहले जो शुरू में क्या था, ये यूरोपीय लोग हुआ करते थे, जब चर्च का एक तरह से एकाधिकार नहीं हुआ था, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में देखेंगे, उस समय ये यूरोप के लोग बहुत ही खुले मानसिकता के होते थे, बहुत ही तार्किक हुआ करते थे। पर धीरे धीरे चर्च के जब कंट्रोल में आए, तो एक तरह से ये मतलब अंधविश्वास से दबते चले गए, ये वही करने लगे जो चर्च कहता। पर फिर से ये जब इस तरीके की इनके अंदर सोच डेवलप हुई, तो मतलब ये हुआ कि ये जाग गए हैं फिर से। अभी तक क्या था, अभी सो रहे थे, शांति से चुपचाप सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे, और अब क्या हुआ, ये जाग गए हैं। इसीलिए इसको पुनर्जागरण काल कहते हैं। तो पुनर्जागरण की विचारधारा से क्या हुआ, पुनर्जागरण विचारधारा से क्या हुआ, अगर हम बात करें तो जो यूरोप में, ये पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगी थी, पूरे यूरोप में फैलने लगी। ठीक, तो इससे क्या हुआ, यूरोप में तार्किकता, वैज्ञानिकता, साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, रेशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्पर, और इस तरीके के बातें होने लगी। ठीक है, और इनका इम्पैक्ट से क्या हुआ, क्वेश्चनिंग चालू हुई, प्रश्न करना शुरू किया। तो आखिर जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, तो अगर यहाँ से आदमी चलता है तो दूसरे छोर पे जाएगा तो क्या मिल जाएगा। और अगर पहले ये कहा जाता था कि आपको भैया इधर नहीं जाना है, तो लोगों ने क्वेश्चन शुरू कर दिए, भैया क्यों नहीं जाना, अगर वहाँ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके के। और अगर बहुत सारे इस तरह के मतलब उन्होंने क्वेश्चन करना चालू किए चर्च के लिए। तो क्या हुआ कि इस तरीके से एक पुनर्जागरण की विचारधारा भी है, लोग खोज करना शुरू किए, इन सब से प्रश्न करना शुरू किया। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों ने खोज शुरू की। ठीक है, लोगों ने खोज शुरू की। अब थोड़ा सा चीज़ों को और जोड़ते हैं, पहला हमने क्या देखा, व्यापारिक मार्ग क्या हो गए, व्यापारिक मार्ग क्या हुआ, व्यापारिक मार्ग हो गया बंद,
व्यापारिक मार्ग हो गया बंद। वाणिज्यवाद आ गया, वाणिज्यवाद आ गया, और वाणिज्यवाद के कोर में क्या था? लाभ कमाना, लाभ कमाना। और तीसरा क्या आ गया? पुनर्जागरण। तीसरा क्या आ गया? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में क्या हो गया? खोज, एक तरह से प्रश्न, इस तरीके की चीज़ें चालू हो गई। अब बताइए, ये चीज़ हो गई है क्या? बंद। कमाना है लाभ, और पुनर्जागरण आ गया, लोग प्रश्न करने लगे, खोज करने लगे हैं। तो जब लाभ हो गया बंद और प्रश्न करना चालू कर दिया है, तो लोग अगला प्रश्न यही तो करना चालू करेंगे कि भैया अगर हमारे व्यापारिक मार्ग बंद हो गया है, अगर व्यापारिक मार्ग बंद हो गया है तो हम लाभ कैसे कमाएं? अब लाभ कैसे कमाएं? लाभ कैसे कमाएं? अगला प्रश्न तो यही हुआ। अब लाभ कैसे कमाएं, तो इसका जवाब में अगले प्रश्न से तो होगा नहीं, प्रश्न से क्या होगा? उत्तर भी आएगा। उत्तर कैसे आएगा? व्यापारिक मार्ग चाहिए भैया, दूसरे देश जाना तो व्यापार का मार्ग तो चाहिए, चाहिए व्यापारिक मार्ग चाहिए। अब व्यापारिक मार्ग चाहिए तो व्यापारिक मार्ग क्या है? बंद है। व्यापारिक मार्ग तो हो गया है बंद। अब तो लोगों ने क्या किया? भैया हमको ए से अगर बी जाना है तो जरूरी है क्या खाली यहीं से यहीं जाएं? क्या ऐसे नहीं जा सकते? क्या ऐसे नहीं जा सकते? कोई और रास्ता नहीं हो सकता क्या? यही लोगों ने प्रश्न किया कि क्या कोई और मार्ग नहीं हो सकता है? कोई और मार्ग क्या संभव नहीं है व्यापार का? कोई और मार्ग संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हुई कि इससे क्या हुआ? पुनर्जागरण ने लोगों को व्यापार के और मार्ग खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, व्यापार के अन्य मार्ग खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, व्यापार के अन्य मार्ग खोजने को प्रोत्साहित किया। अब क्या हुआ? प्रोत्साहित तो कर दिया भाई साहब, लेकिन जाओगे कैसे? खाली सोच लेने से तो चले नहीं जाओगे। तो यहीं पे क्या था? एक चौथा कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, यहीं पे चौथा कॉन्सेप्ट भी शुरू हो जाता है इस समय तक। चौथा कॉन्सेप्ट क्या था? औद्योगिकीकरण। चौथा कॉन्सेप्ट क्या आया? औद्योगिकीकरण। अब इस औद्योगिकीकरण में क्या हुआ कि इस समय नई नई तकनीकों का विकास हुआ। तकनीकों का विकास में किसका योगदान था? पुनर्जागरण का, क्योंकि वैज्ञानिकता आ चुकी थी, लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया था। तो प्रश्न तो खाली व्यापार का मार्ग खोजने में तो नहीं होगा। ठीक है, वैज्ञानिकता से क्या हुआ? लोगों ने प्रश्न करना कि नई नई तकनीकों को खोजना शुरू किया। और इस समय जो शिप्स वगैरह थी उनका इन्वेंशन हो गया, शिप्स वगैरह की खोज हो गई, कंपास की वगैरह खोज हो गई, शिप्स की खोज हुई, कंपास की खोज हुई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि औद्योगिकीकरण ने जो व्यापारिक मार्ग खोजने थे उसमें सहायता की। अब पहले तो इनको पता था कि भैया हमको नया रूट चाहिए, लेकिन नया रूट कैसे मिल सकता है उसका जवाब किसने दिया? औद्योगिकीकरण ने। तो अब सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई, सारी चीज़ें हो गई उपलब्ध कि व्यापारिक मार्ग बंद हुआ, हमको अल्टरनेट खोजना है, अल्टरनेट खोजना है तो हमको ये चाहिए, शिप वगैरह चाहिए, शिप वगैरह भी मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? तो उस समय क्या था? जो एशिया महाद्वीप था वहाँ पे जैसे इंडोनेशिया, भारत, इस तरीके के जो क्षेत्र थे, जब व्यापारिक मार्ग बंद हुआ तो उससे पहले जो भारत व्यापारिक मार्ग बंद होने से जो इनका अधिकांश व्यापार था वो यहीं से हुआ करता था। जो अधिकांश व्यापार था वो यहीं से हुआ करता था। यहाँ के जो मसाले थे, कपड़े थे, सारे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ये यूरोपीय थे, यहीं से खरीदते थे। इनमें बहुत क्रेज होता था यहाँ के प्रोडक्ट को। लेकिन व्यापार मार्ग बंद हो जाने से क्या हुआ था? अब ये डायरेक्ट नहीं खरीद पा रहे थे, इनका व्यापार यहाँ से बंद हो गया था। तो इनका एम क्या था? यहीं भारत की ओर ही पहुँचना, जिससे कि ये फिर से अपने बंद हुए व्यापार को शुरू कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से भारत इनके लिए एक तरह से क्या हो गया था? खो चुका था। भारत इनके लिए खो चुका था। ठीक है, और उसके बाद में एक और चीज़ थी यहाँ पे कि जो भारत इनके लिए खो चुका था। तो अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें हुआ करता था कि जब
चर्च का प्रभाव लोगों पर हुआ करता था, लोगों पर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिस समय बहुत ज़्यादा था। तो इस समय क्या था, राजा भी तो हुआ करते थे, तो राजा का प्रभाव कहीं ना कहीं कम होता था। अगर चर्च का इम्पैक्ट बढ़ेगा लोगों पर तो राजा का इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से क्या करते थे, राजा और चर्च आपस में गठबंधन कर लेते थे, नेक्सस बना लेते थे, ठीक है। और इस तरीके से इन लोगों का चल रहा था। लेकिन जब क्वेश्चनिंग चालू हुई, प्रश्न करना लोगों ने चालू किया, तो क्या हुआ कि जो राजा थे उसने भी अपना दल बदल कर लिया और ये चर्च के बजाय लोगों की तरफ आ गया। क्यों इसलिए आ गया, क्योंकि भैया राजा भी तो एक तरह से उसको भी तो लाभ चाहिए। व्यापारिक लोग को अगर लाभ होगा तो उसको कर वगैरह मिलेगा, टैक्स मिलेगा, तभी तो उसका लाभ, उसकी आलीशान ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन क्या हुआ कि व्यापारिक मार्ग बंद होने से व्यापारियों को जब घाटा होगा तो उसका टैक्स वगैरह उतना आएगा नहीं, उसको भी नुकसान होगा। और साथ ही लोगों में चर्च के अगेंस्ट गुस्सा भी आ गया था उस समय, जब लोगों ने क्वेश्चनिंग क्यों किया था, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक असंतोष था, ठीक है, सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो इस कारण भी राजा ने अपना वो बदल करके जनता की तरफ, व्यापारियों की तरफ हो गया। और राजाओं ने भी क्या किया, इस खोज को, व्यापारिक मार्ग को खोजने में सहयोग देना चालू किया, ठीक है। यहीं पे 3G का कॉन्सेप्ट भी है, गॉड, गोल्ड, ग्लोरी, ये कॉन्सेप्ट भी है। राजा अपनी ग्लोरी चाहते थे वो, और मतलब इस तरीके से। और गोल्ड क्या था, वाणिज्यवाद से जुड़ा हुआ था। गॉड का महत्व चर्च यहाँ से जुड़े हुए कि चर्च भी क्या, और धीरे धीरे क्या था, चर्च भी एक तरह से सपोर्ट करने लगी। क्यों, क्योंकि वो भी क्या, जो अपने ईसाई धर्म है उसको दूसरी जगह पर प्रचार करना चाहते थे, क्योंकि धीरे धीरे एक ही लाइन में सब लोग आने लगे थे। तो ये गॉड, गोल्ड और ग्लोरी, इस सब लोगों, ये 3G के जो कॉन्सेप्ट बना, इन सब ने क्या किया, एक तरह से औद्योगिकरण की शुरुआत में योगदान दिया। और इस औद्योगिकरण ने क्या किया, यूरोप के देशों को प्रोत्साहित किया कि अलग अलग मार्ग खोजें और फिर से अपने व्यापार को बढ़ाएं। और इस व्यापार को बढ़ाने का केंद्र क्या था, भारत आने का उनका मार्ग जो था वो उनका हो चुका था बंद, और उनको अब आना था भारत। इसी के लिए इन्होंने रूट खोजना चालू किया। नेक्स्ट पार्ट में हम यही करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपना रूट खोजा और क्या इनके प्रोसेस थे, किस तरीके से यहाँ पहुँचे, भारत में कौन कौन आया, ठीक है। उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। अभी इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।